नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उन योगासनाओं की जिन्हें यदि आप नित्य करते हैं तो आपको गर्भधारण में आने वाली समस्याओं से निजात मिल सकता है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हर 4 मैरिड कपल में से एक मैरिड कपल इस समस्या से ग्रसित है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भधारण हमारे 3 मुख्य प्रजनन अंगों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला है ओवरीज, दूसरा है हमारी फेलोपियन ट्यूब और तीसरा है यूट्रस। इन तीनों में से यदि किसी एक में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो गर्भधारण संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम उन योगासनाओं को करेंगे जिन्हें करने से आप इस समस्या से उबर पाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे योगासनाओं से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे योग हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और गर्भधारण में होने वाली समस्याओं से राहत दिलवाता है। और अंत में हम उन कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से गर्भधारण में दिक्कत आती है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला योगासना है मलासना। मलासना करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर सीधे समस्थिति में खड़ा हो जाना है। उसके बाद अपने पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है। आपकी जो पैरों के अंगूठे हैं वो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से बाहर की ओर खुले होंगे, उन्हें अंदर की ओर ऐसे या सामने की ओर नहीं रखना है। अंगूठों को हमें बाहर की ओर रखना है और एड़ियों को आपको अंदर की ओर रखना है। अब यहाँ पर श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, प्रणाम की मुद्रा में लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों से बेंड होंगे। इस प्रकार से आपको बेंड होना है। अब आप यहाँ पे देखिए, मेरी जो कोहनी है वो मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर आके लग रही है इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें अपनी कोहनियों से हल्का सा स्ट्रेच देना है, जिससे हमारे पेल्विस एरिया पे एक हल्का सा स्ट्रेच महसूस होगा। आपको मैं साइड से करके दिखाती हूँ। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड यहाँ पे सीधी रहेगी। आपकी दृष्टि सामने रख सकते हैं या फिर आप अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हम ब्रीदिंग करेंगे। एकदम सामान्य तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। यथासंभव ही रुकेंगे। यदि आपसे संभव है तो आप इस आसना में 30 सेकंड से लेके 1 से 2 मिनट तक भी रुक सकते हैं। जब आप मलासना का अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके पेल्विस एरिया और प्रजनन अंगों की तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और फिर उसके पश्चात श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस आसना को आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। मलासना के बाद हमारा दूसरा अभ्यास है वायु निष्कासन आसना। इसके लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर ही खड़े हो जाना है। पैरों के बीच में पुनः हम 1 से 1.5 फीट का गैप बना लेंगे। यहाँ पे आपको मलासना की स्थिति में आना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं उनको अपने पैरों के नीचे इस प्रकार से रख लें, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। श्वास को भीतर भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। बहुत आसानी से करना है, किसी भी प्रकार की कोई तीव्रता ना रखें। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाएंगे और घुटनों की सहायता से ऊपर उठना है इस प्रकार से। पुनः दोहराएंगे एक बार। श्वास को भरते हुए हम नीचे आएंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और पुनः श्वास को छोड़ते हुए घुटनों की सहायता से हमें खड़े हो जाना है। आइए एक बार पुनः इसे दोहरा के देखते हैं। हाथों को पैरों के नीचे रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएंगे गर्दन को और श्वास छोड़ते हुए वापस से घुटनों को सीधा कर लेंगे। श्वास भरते हुए नीचे आएंगे, गर्दन को पीछे और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को सीधा कर लेंगे। इस श्रृंखला का हमारा तीसरा आसना है तितली आसना, जिसे आप बटरफ्लाई पोज के नाम से भी जानते हैं। इसको करने के लिए आपको मेरी तरह सुखासना या किसी भी सुखद आसना से प्रारंभ करना है। बेहतर होगा यदि आप सुखासना से इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सुखासना में बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर लेके आएंगे और दोनों पैरों के तलवों को आपस में हम मिला लेंगे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ना है। अब यहाँ पे अपनी कमर को एक बार पुनः सीधा कर लेंगे और श्वास को भरते हुए अपने पैरों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नीचे लेके आएंगे। जब लोग प्रारंभ में इसका अभ्यास करते हैं तो हो सकता है कि आपके पैर प्रारंभ में इतना ही खुलें, लेकिन कोई बात नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है।
क्योंकि समय के साथ ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि आप इसके अभ्यास को एकदम सही तरीके से कर पाएँगे। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। आपको 50-50 के 2 से 3 सेट करने हैं। कुछ इस प्रकार से अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे। मैंने आपको 1 राउंड करके दिखाया तितली आसना का, आपको इसके कम से कम 3 राउंड से प्रारंभ करना है। ये एक बेहद ही आसान और बेहद लाभकारी हिप ओपनर भी है। जब आप इसको करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके इस अंग में, यानी कि आपके पेल्विस एरिया के आसपास के एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले योगासना की तरफ, जिसका नाम है बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासना के अभ्यास के लिए आपको अपने दोनों पैरों को सामने की ओर इस प्रकार से खोल लेना है। अब यहाँ पे अपने घुटनों को एक्सटर्नली ड्रॉप करना है, यानी इस प्रकार से आपको उन्हें बाहर की ओर ड्रॉप कर लेना है, एक्सटर्नली रोटेट करते हुए। अब धीरे से अपने एक पैर को पकड़ के अपने पेल्विस एरिया के पास लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर को भी अपने पेल्विस एरिया के पास ले आएंगे। यहाँ पे आपको अपने पैरों और अपने पेल्विस एरिया के बीच में थोड़ा-सा गैप रखना है, जिससे कि जब आप आगे की ओर बेंड हो तो आप आसानी से सुविधाजनक तरीके से आगे बेंड हो सके। दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, श्वास को भीतर भरेंगे, बेहद आसानी से करना है, बेहद आराम-आराम से आपका इसका अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए यथासंभव सामने की ओर झुकेंगे। आपकी ब्रीदिंग यहाँ पे नॉर्मल होगी। आपको कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे रोक के रखना है, यथासंभव ही रुकेंगे। उसके बाद श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले योगाभ्यास की तरफ, जिसको हम पश्चिमोत्तासना के नाम से जानते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इसे करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से बैठ जाना है। पैरों को अपने शरीर के सामने की ओर खोल लेंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो हाथ हैं वो सीधे रहेंगे। जब आप नीचे की ओर लाएं और अपने अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अंगूठों को पकड़ने के बाद आपका प्रयास होना चाहिए कि जो आपका पेट है वो आपकी पहले जांघों को टच करे। धीरे धीरे जांघों को टच करने के बाद प्रयास करेंगे आपका माथा आपके घुटनों से लग सके। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, कुछ क्षण यहीं पे रोक के रखेंगे और पुनः श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। इसके अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा अगला योगाभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर ही बैठना है। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। अब यहाँ पे अपने एक पैर को उठा करके इस प्रकार से लेके आएंगे। हम प्रारंभ करेंगे अपने दाएं पैर से। अपने दाएं पैर को उठा करके इस प्रकार से लाएंगे कि आपका जो दाएं पैर का पंजा है वो आपके बाएं पैर यानी कि दूसरे पैर के हिप्स के नीचे आ जाएगा और आपका जो घुटना है वो आपके शरीर के सामने की ओर प्लेस हो जाएगा। अब अपने दूसरे पैर यानी कि अपने लेफ्ट पैर को उठा करके अपने नीचे वाले घुटने के बाहर की ओर रखना है, जैसा कि आप अभी मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक बार पुनः सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से ऊपर उठा के लाएंगे श्वास को भरते हुए और अपने घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो इसे पकड़ पाएंगे प्रारंभ में, अन्यथा आपको कुछ समय लग सकता है। अपने दूसरे हाथ को उठा करके अपने शरीर के पीछे रखेंगे। जितना नजदीक रखेंगे आप, माफ कीजिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे आपको श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है। यथासंभव मोड़ेंगे, बहुत ज्यादा अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। कुछ श्वासों के लिए हमें यहाँ पे रुक के रखना है। आप देखेंगे आपके पेट के एरिया में हल्का सा ट्विस्ट आएगा। कुछ श्वासों के रुकने के उपरांत श्वास को पुनः वापस छोड़ते हुए सामने की ओर अपनी गर्दन को ले आएंगे। अपने हाथों को पहले रिलीज करेंगे और उसके पश्चात हम अपने पैर को रिलीज कर लेंगे।
इस अभ्यास को आपको दोनों तरफ ही रिपीट करना है। जैसे अभी हमने पहले दाएं पैर को सामने की ओर घुटने को मोड़ के रखा, दूसरे अभ्यास में आपको अपने बाएं पैर के साथ इसका अभ्यास करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है चक्की चालासना। ये मेरा बेहद फेवरेट आसना है, क्योंकि इसको करने से आपका जो टमी एरिया है वहां से भी आपका वजन कम होता है, यानी कि आपके लोअर बेली फैट और बेली फैट में भी ये बेहद कारगर सिद्ध होता है। दोनों पैरों को सामने की ओर रख लेंगे। पैरों के बीच में आपको 4 से 5 फीट का गैप बनाना है। अब यहाँ पे अपनी कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को सामने ले जाके इंटरलॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने एक पैर की तरफ से शुरुआत करेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए पीछे की ओर घूमना शुरू करेंगे। आधे सर्किल तक श्वास को भीतर भरेंगे और यहाँ आधे सर्किल पे श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कोहनियां हैं उन्हें ऐसे मोड़ के नहीं रखना है, कोहनियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। पुनः दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर घूमेंगे। जिस प्रकार से माताएं और बहनें प्राचीन काल में चक्की चलाती थी, उसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। आधे चक्कर के बाद श्वास को छोड़ते हुए सामने, श्वास को भीतर भरते हुए पीछे। आपको इसका अभ्यास धीरे धीरे करना है। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। अब इसे विपरीत दिशा में दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। पुनः करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। इसके अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार के 3-3 सेट्स में दोहरा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी गति को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। योगा में आप जितने आराम आराम से आसनों का अभ्यास करते हैं, उसके उतने ही ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारा अगला आसना है मार्जरी आसना, यानी कि कैट एंड काउ पोज। इसको करने के लिए आपको अपने ऑल फोर्स पे आ जाना है, यानी कि आप इस पोजीशन को टेबल टॉप के नाम से भी जानते होंगे। आपको ध्यान देना है, जो आपके हाथों की हथेलियां हैं वो आपकी कोहनियों के जस्ट नीचे आएंगी और आपके कंधे, कोहनी और पंजे अलाइन होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के जस्ट नीचे अलाइन होंगे। ये पोजीशन हो गई हमारी टेबल टॉप की पोजीशन। अब यहाँ पे हमें श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को यथासंभव पीछे लेके जाना है। टेलबोन आकाश की ओर चली जाएगी। धीरे धीरे करना है अभ्यास। कुछ श्वासों के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाने का अभ्यास करेंगे और आपकी जो पीठ है वो हल्की सी रोल हो जाएगी। कुछ क्षण के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। पुनः एक बार दोहराते हैं। श्वास को भीतर भरते हुए गर्दन पीछे, टेलबोन आसमान की तरफ। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को चेस्ट से लगाएंगे। पुनः दोहराएंगे। इसके अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। ये अभ्यास आपकी कमर दर्द में भी फायदा करेगा, आपके वेट लॉस के लिए भी ये बेहद कारगर है। इसके मल्टीपल आपको फायदे मिलेंगे। हमारा अगला आसना है भुजंग आसना। इसके अभ्यास के लिए हमें अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम पेट के बल धीरे से अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने चेस्ट के समीप लेके आएंगे। पैरों को आपस में मिला के रखेंगे और जो आपके पैर की अंगूठे हैं उन्हें पॉइंटेड आउट रखेंगे। यहाँ पे आपको पहले प्रारंभ में जमीन पर इस प्रकार से अपनी ठुड्डी को लगा लेना है। कोहनियों को बाहर की ओर खोल के ना रखें, कोहनियों को इस प्रकार से आपको अंदर की ओर करके रखना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। आपके जो पैर हैं वो एक्टिवेटेड रहेंगे। नाभि के नीचे के हिस्से को मैट पर ही रहने देंगे।
कंधों को रोल बैक करेंगे, कंधों को सामने की ओर इस प्रकार से नहीं रखना है। कुछ श्वासों के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस से ठुड्डी को मैट पर लगा लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे आखिरी योगासना की तरफ, जिसका नाम है सेतु बंधासना यानी कि ब्रिज पोज। इसे करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। इसके अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार दोहराएंगे। साइड से होते हुए हम लेटेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी कमर है वो आपके मैट पे अच्छी प्रकार से लगेगी। आपके जो घुटने हैं और जो एड़ियां हैं उन्हें अलाइन कर लेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा अपने पैरों को दूर नहीं रखना है। आपके जो एड़ियां हैं उन्हें अपने हिप से सटा के रखेंगे। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। यहाँ पे अब हमें श्वास को भीतर भरना है और अपनी फीट्स को अपने योगा मैट की ओर पुश करना है, जिससे कि हमारे हिप्स ऊपर की ओर उठेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्वास को भीतर भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं आप। इस प्रकार आपके शरीर का सारा वजन आपके शोल्डर्स पे आ गया है। आप ध्यान रखिएगा आपके घुटने भी एक्टिव होंगे। यहाँ पे आपकी थाई एरिया एक्टिव होगी। घुटनों को इस प्रकार से फैलाना नहीं है, घुटने आपके एक्टिवेटेड ही रहेंगे। कुछ श्वासों के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। फिर पुनः श्वास को छोड़ते हुए वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा आपको जमीन पर नीचे आना है। अपनी योगा मैट पे धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि योग किस प्रकार से हमें गर्भधारण में सहायता देता है। जब आप योग करते हैं तो आपके ओवरऑल शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही आपके प्रजनन अंगों पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छे से होता है, जिससे आपके जो प्रजनन अंग है, जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, आपकी ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, इनका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही ये हमारे स्ट्रेस के लेवल को भी कम करते हैं। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी इम्प्रूव होता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो इससे हमारे पीरियड्स और ओव्यूलेशन नियमित हो जाते हैं। हमारी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या भी खत्म हो जाती है। हम कि आप जानते हैं जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं उन्हें थायराइड भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे गर्भधारण में समस्याएं आती हैं। इसके साथ ही जो लोग नियमित तौर पे या कभी कभार अल्कोहल या धूम्रपान का सेवन करते हैं, रात में देर से जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उन्हें भी गर्भधारण करने में समस्या आ जाती है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। हमारे खाने की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ खाना ही खाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बताए गए सारे ही योगासनाओं को आप सीक्वेंस में करेंगे, और इसके साथ ही आप उन सारी बातों का भी ध्यान रखेंगे जिनकी वजह से गर्भधारण में समस्या आती है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही लाभान्वित होंगे, और आप अपना स्नेह मुझे इसी प्रकार से देते रहिएगा। धन्यवाद।